अध्याय 13 इरादे के पंखों पर उड़ान। एक प्रयास करो, नागुअल, एक महिला की आवाज ने मुझे बनाया। असफल मत हो। सतह सतह अपने सपने देखने की तकनीक का उपयोग करती है। मेरा मन काम करने लगा। मैंने सोचा कि यह एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति की आवाज थी और यह भी सोचा कि अगर मैंने अपनी सपनों की तकनीक का इस्तेमाल किया, तो मुझे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक संदर्भ बिंदु खोजने की आवश्यकता होगी। अपनी आंखें खोलो, आवाज ने कहा, उन्हें तुरंत खोलना। किसी भी चीज से चिपके रहें जिसे आप तुरंत देखते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया और अपनी आंखें खोली। मैंने पेड़ और एक नीला आकाश देखा। एक छाया थी। एक चेहरे का धुंधला धब्बा मेरे ऊपर झुक रहा था, लेकिन मैं अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि चर्च की एक महिला मुझे देख रही है। मेरे चेहरे का उपयोग करें, आवाज ने कहा। यह एक परिचित आवाज थी, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं सका। मेरे चेहरे को तुम्हारे लिए शुरुआती बिंदु होने दो, फिर बाकी सब कुछ देखो, आवाज जारी रही। मेरी सुनवाई और मेरी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। मैंने महिला के चेहरे को देखा, फिर पार्क के पेड़ों पर, लोहे की बेंच पर, पास से गुजर रहे लोगों पर, और फिर से उसके चेहरे पर। हालांकि उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, मैं उसे घूरता रहा। मैंने अपने आत्म नियंत्रण को कम करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वास्तविकता को समझने की मेरी क्षमता में सुधार हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि एक महिला एक बेंच पर बैठी थी। मेरा सिर उसकी गोद में था। और यह सच में महिला नहीं थी। ये कैरल टिक्स था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सांस छोड़ी। मेरा डर और आश्चर्य इतना मजबूत था कि मैंने कूदने और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरे मस्तिष्क के आदेशों की पूरी तरह से अवज्ञा की। भयानक मिनटों का पालन किया जब मैंने सख्त लेकिन बेकार उठने की कोशिश की। मेरे आसपास की दुनिया इतनी स्पष्ट थी कि मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि मैं अभी भी एक सपने में था। हालांकि स्थानांतरित करने की क्षमता पर कमजोर नियंत्रण ने मुझे संदेह किया कि यह वास्तव में एक सपना था। इसके अलावा, कैरोल की उपस्थिति बहुत अप्रत्याशित थी। ये पिछली घटनाओं के तर्क से किसी भी तरह से पालन नहीं करती थी। मैंने ध्यान से खुद को खड़े होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने अपनी नींद में सैकड़ों बार किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अब पहले से कहीं अधिक जो हो रहा था उसके लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। एक आंख के साथ, जहां तक दृष्टि के क्षेत्र की अनुमति है, मैंने चारों ओर की हर चीज की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। मैंने दूसरी आंख से भी यही बात दोहराई। फिर मैंने पुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आंख द्वारा देखी गई छवियों की तुलना की कि मैं वास्तव में रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकता में हूँ। फिर मैंने कैरोल का अध्ययन शुरू किया, और उस पल मैंने देखा कि मैं अपने हाथ हिला सकता हूँ। मेरे शरीर का केवल निचला हिस्सा लकवाग्रस्त था। मैंने कैरल के चेहरे और हाथों को छुआ। मैंने उसे गले लगाया। ये वास्तव में गर्म था, और मुझे विश्वास था कि यह वास्तव में कैरोल चोटियों था। मेरी राहत अविश्वसनीय थी, क्योंकि एक पल के लिए मुझे एक भयानक संदेह था कि यह कैरोल के रूप में एक मौत की अवहेलना थी। कैरल ने बहुत सावधानी से मुझे बेंच पर बैठने में मदद की। मैं अपनी पीठ पर लेटा हुआ था, एक आधा बेंच पर, दूसरा आधा जमीन पर। तब मैंने देखा कि कुछ गलत था। मैंने नीली जीन्स और पुराने भूरे रंग के चमड़े के जूते पहने हुए थे। मैंने डेनिम जैकेट और मोटे कपड़े से बनी शर्ट भी पहनी हुई थी। एक मिनट रुकिए, मैंने कैरल से कहा। मुझे देखो, क्या ये मेरे कपड़े हैं? क्या वो मैं हूं? कैरोल हंसे और मुझे कंधों से हिला दिया। उसने हमेशा अपने दोस्ताना स्वभाव को दिखाने के लिए ऐसा किया और साथ ही एक लड़के की तरह बन गई। मैं अपने सुंदर चेहरे को देख रहा हूँ, उसने अपनी मजाकिया मजबूत उंगली से कहा। ओह मेरे भगवान, ये और कौन हो सकता है? मैं इन लेविस और जूते क्यों पहन रहा हूँ? मैंने जोर दिया। मेरे पास कोई नहीं है, ये मेरे कपड़े हैं, उसने कहा। मैंने तुम्हें नग्न पाया। कहाँ? कब? चर्च के पास, लगभग 1 घंटे पहले। मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ चौक पर आया था। मेरे पास ये कपड़े सिर्फ जगह पर थे। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं बिना कपड़ों के घूम रहा था। अजीब तरह से, आसपास कोई नहीं था। उसने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसने केवल मुझे खुश करने के लिए ये कहा है। इसकी पुष्टि उसकी धूर्त मुस्कान से हुई। ये सब कल रात रहा होगा, और शायद अब कि मैंने डेथ डिफेंट के साथ संवाद किया, मैंने कहा।
आज कौन सा दिन है? वो हंसते हुए कहती है, तारीखों की चिंता मत करो। जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप स्वयं दिनों की गिनती करेंगे। मेरे साथ गड़बड़ मत करो, कैरोल टिक। आज कौन सा दिन है? मेरी आवाज खुरदरी लग रही थी और किसी और की लग रही थी। आज एक बड़ी छुट्टी के बाद का दिन है, उसने कहा और मुझे कंधे पर एक दोस्ताना पैट दिया। हम सब कल रात से आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें चौक के पार होटल ले गया। मैं तुम्हें नागुल के घर नहीं ले जा सका। कुछ मिनट पहले आप कमरे से बाहर भागे और यहाँ हम फिर मिले। लेकिन आपने नागुल से मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि यह आपके और मेरे बीच है। हम दोनों को इस समस्या का समाधान करना है। इसने मुझे अपना मुंह बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी जगह पर रखा। मैंने उससे एक और सवाल पूछा। जब तुमने मुझे पाया तो मैंने क्या कहा? आपने कहा कि आप इतने गहरे थे और इतने लंबे समय तक दूसरे ध्यान में डूबे रहे कि आप अभी तक अपने होश में नहीं आए हैं। आप बस सोना चाहते थे। मैंने अपने आंदोलनों पर नियंत्रण कब खो दिया? बस 1 मिनट पहले। आप इसे पा लेंगे। आप स्वयं जानते हैं कि यह पूरी तरह से सामान्य है। जब आप दूसरा ध्यान दर्ज करते हैं और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण प्रभार प्राप्त करते हैं, तो आप भाषण या आंदोलनों पर नियंत्रण खो देते हैं। आपने लिस्पिंग कब बंद किया, कैरोल? मैंने उसे गार्ड से पकड़ लिया। वो मुझे देखे और हंसे। मैं लंबे समय से इस पर काम कर रहा हूं, उसने मुझे आश्वासन दिया। मैं समझ गया कि यह एक वयस्क महिला लिस्प को सुनने के लिए बहुत जलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सहमत होना मुश्किल नहीं था कि मुझे उसका लिस्प पसंद नहीं आया। डॉन हुआन और मैंने दोनों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिस्प ने दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया, और डॉन हुआन का मानना था कि वह इसे पसंद करती है और इससे छुटकारा पाने वाली नहीं थी। ये सुनकर मेरे लिए बहुत अजीब और सुखद था कि उसने लिस्प नहीं किया। इससे साबित हुआ कि वो आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम थी। न तो डॉन हुआन और न ही मुझे कभी इस बात का यकीन था। नागल ने और क्या कहा जब उसने तुम्हें मेरे पीछे भेजा? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि आप मौत उद्दंड के साथ एक लड़ाई थी। एक गोपनीय स्वर में, मैंने कैरोल को बताया कि मौत की अवहेलना एक महिला थी। उसने लापरवाही से टिप्पणी की कि वो इसके बारे में जानती थी। आप इस बारे में कैसे जान सकते हैं? मैं चिल्लाया। डॉन हुआन को छोड़कर इसके बारे में कभी कोई नहीं जानता था। क्या उसने आपको इसके बारे में खुद बताया? बेशक, उसने मेरे रोने की अनदेखी करते हुए जवाब दिया। आपने अनदेखी की कि मैं चर्च में एक महिला से भी मिला। मैं उससे मिलने से पहले ही उससे मिला था। चर्च में, हमने उसके साथ एक लंबी और मैत्रीपूर्ण बातचीत की। मुझे विश्वास था कि कैरोल मुझे सच बता रही थी। उसका वर्णन बहुत समान था कि डॉन हुआन ने इसे कैसे किया होगा। वह सभी संभावना में पल को स्काउट के रूप में भेज सकता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या और कैसे। आपने कभी मौत को डिफायर कब देखा है? मैंने पूछा। कुछ हफ्ते पहले, उसने सार्थक लहजे में जवाब दिया। यह मेरे लिए कोई बड़ी घटना नहीं थी। मेरे पास उसे देने की ऊर्जा नहीं थी, या शायद मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं थी जिसकी इस महिला को जरूरत थी। फिर तुमने उसे क्यों देखा? क्या एक नागल महिला से मिलना भी एक मौत की अवहेलना करने वाले और जादूगरों के बीच एक समझौता है? मैंने उसे देखा क्योंकि नागुअल ने कहा कि आप और मैं विनय में हैं। और केवल इसी कारण से हमारे ऊर्जा निकायों का कई बार विलय हुआ है। क्या आपको याद नहीं है? यह महिला और मैं बात कर रहे थे कि हम कितनी आसानी से विलीन हो जाते हैं। मैं उसके साथ 3 या 4 घंटे तक रहा जब तक कि वह ग्वाल्डे के पास नहीं आया और मुझे उठा लिया। क्या आप हर समय चर्च गए हैं? मैंने पूछा क्योंकि मुझे शायद ही विश्वास हो कि वे 3 या 4 घंटे से वहां घुटने टेक रहे थे, केवल हमारे ऊर्जा निकायों के सम्मिलन के बारे में बात कर रहे थे। उसने मुझे अपने होने के दूसरे पहलू में ले लिया। कैरोल ने एक पल के विचार के बाद निष्कर्ष निकाला। उसने मुझे देखने दिया कि वो अपने कैदियों से कैसे बचती है। तब कैरोल ने सबसे दिलचस्प कहानी बताई। उसने कहा कि चर्च में महिला ने उसे जो दिखाया, उसे देखते हुए हर प्राचीन जादूगर अनिवार्य रूप से अकार्बनिक प्राणियों का शिकार हो जाता है। अकार्बनिक प्राणियों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें शक्ति हस्तांतरित कर दी ताकि वे हमारी दुनिया और उनकी वास्तविकता के बीच मध्यस्थ हो सकें, जिसे लोग नरक कहते हैं। मृत्यु रक्षक, दूसरों की तरह, अनिवार्य रूप से अकार्बनिक प्राणियों के जाल में फंस गया था।
कैरोल ने दावा किया कि उन्हें शायद हजारों साल कैद में बिताने पड़े जब तक कि उन्हें खुद को एक महिला में बदलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इस दुनिया को केवल इस तरह से फेंकना संभव था। अकार्बनिक प्राणी स्त्री सिद्धांत को शाश्वत मानते हैं। उनका मानना है कि स्त्री इतनी लचीली और विविध है कि मादाएं जाल में नहीं पड़ती हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। जादूगर का परिवर्तन इतना पूर्ण और इतना विस्तृत था कि उसे अकार्बनिक प्राणियों की वास्तविकता से बाहर निकाल दिया गया था। क्या उसने आपको बताया कि अकार्बनिक प्राणी अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं? मैंने पूछा। बेशक वे उसे देख रहे हैं, कैरोल ने मुझे आश्वासन दिया। महिला ने मुझे बताया कि उसे अपने जीवन के हर मिनट अपने पीछा करने वालों से खुद को बचाना है। वे उसके साथ क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वे महसूस कर सकते हैं कि वह एक आदमी थी और अपने कैदी को फिर से ले गई। मुझे ऐसा लगता है कि उसका डर असीम रूप से किसी भी डर से अधिक है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कैरल ने मुझे बताया कि चर्च की महिला अकार्बनिक प्राणियों के साथ मेरी मुठभेड़ के बारे में जानती थी। वो ब्लू स्काउट के बारे में भी जानती थी। वो आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानती है, कैरोल जारी रही। और इसलिए नहीं कि मैंने उसे कुछ बताया, बल्कि इसलिए कि वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी उत्पत्ति। उसने कहा कि वो हमेशा हम सभी को देख रही थी, खासकर आप और मैं। कैरल ने मुझे हमारे संयुक्त कार्य से उन स्थितियों के उदाहरण दिए जिनके बारे में कलीसिया की महिला जानती थी। जब वो बात कर रही थी, मुझे उस व्यक्ति के लिए एक पागल उदासीनता महसूस होने लगी जो मेरे सामने था। कैरोल टिप्स के लिए मैं उसे गले लगाना चाहता था। मैं उसके लिए पहुंचा, लेकिन अपना संतुलन खो दिया और बेंच से गिर गया। कैरल ने मुझे फुटपाथ से हटाने में मदद की और मेरे पैरों, आंखों, गर्दन, पीठ की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने कहा कि मुझे अभी भी एक ऊर्जा प्रभार के अवशेष महसूस हुए। उसने मेरा सिर अपनी छाती पर रखा और मुझे एक छोटे बच्चे की तरह हिलाया। थोड़ी देर बाद, मैंने बेहतर महसूस किया और धीरे धीरे अपने आंदोलनों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। आपको मेरे कपड़े कैसे पसंद हैं? कैरल ने अचानक पूछा। क्या मैंने ठीक से कपड़े पहने हैं? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कैरल ने हमेशा असाधारण रूप से अच्छे कपड़े पहने। वो वास्तव में कपड़ों में त्रुटिहीन स्वाद था। और वास्तव में, हर समय जब मैं उसे जानता हूं, डॉन हुआन और बाकी सभी ने लगातार मजाक किया है कि उसका एकमात्र गुण सुंदर कपड़े खरीदने और उन्हें स्वाद और अनुग्रह के साथ पहनने की क्षमता थी। मुझे उसका सवाल बहुत अजीब लगा और पूछा कि आप अपनी शक्ल को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? यह आपको पहले कभी परेशान नहीं करता है? क्या आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं? बेशक मैं आपको प्रभावित करना चाहती हूँ, उसने कहा, लेकिन अब समय नहीं है। मैंने विरोध किया। अब जो मायने रखता है वो आपकी उपस्थिति नहीं है, बल्कि वो है जिसने मृत्यु को ललकारा है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। वो हंसे। मेरी उपस्थिति हम दोनों के लिए जीवन और मृत्यु का विषय है। क्या बात कर रहे हो? ये सब मुझे याद दिलाता है कि कैसे नागुअल ने मेरे लिए एक बैठक की व्यवस्था की जिसने मौत की चुनौती को छोड़ दिया। मैं उसके गुप्त संकेतों से लगभग पागल हो गया। क्या उनके गुप्त संकेत उपयुक्त थे? कैरल ने बहुत गंभीरता से पूछा। कुछ हद तक, हाँ, मैं सहमत था। तो मेरी उपस्थिति है। मुझे बताओ, तुम मुझे कैसे ढूंढते हो? आकर्षक, बदसूरत, औसत, घृणित? मैंने थोड़ा सोचा और कुछ निष्कर्ष निकाले। मैंने उसे बहुत आकर्षक पाया। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कभी होशपूर्वक उसकी उपस्थिति के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा। वास्तव में, आप आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। फिर यह एक अच्छी तरह से चुनी हुई उपस्थिति होनी चाहिए, उसने आह भरी। मैंने ये समझने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने फिर से बात की। आपने डेथ चैलेंज को छोड़ने में अपना समय कैसे बिताया? उसने पूछा। मैंने उसे अपनी बैठक के बारे में विस्तार से बताया, खासकर पहले सपने के बारे में। मैंने अपनी धारणा के बारे में कहा कि मृत्यु रक्षक ने मुझे ये शहर दिखाया, लेकिन एक अलग समय में, अतीत में। लेकिन यह संभव नहीं है, उसने कहा। ब्रह्मांड में कोई अतीत या भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान क्षण है। मुझे पता है कि यह अतीत था, मैंने कहा। यह एक ही चच था, लेकिन एक अलग शहर था। थोड़ा सोचो, उसने जोर दिया। ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा है, और ऊर्जा केवल यहाँ और अभी, अनंत और हमेशा यहाँ और अभी मौजूद है। फिर आपको क्या लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैरोल?
मौत को मात देने की मदद से आपने सपने के चौथे द्वार को पार किया, उसने कहा। चर्च की महिला आपको अपने सपने में, अपने इरादे में ले गई। वो आपको इस शहर को देखने के तरीके में ले गई। उसने शायद अतीत में इसकी कल्पना की थी, और ये दृश्य बरकरार रहा, जैसा कि आधुनिक शहर का उसका दृश्य था। एक लंबी चुप्पी के बाद, जब मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका, तो उसने मुझसे एक और सवाल पूछा। उस महिला ने आपके साथ और क्या किया? मैंने कैरोल को दूसरा सपना बताया, शहर के बारे में एक सपना जैसा कि अब है। खैर, उसने कहा, महिला आपको न केवल अपने पिछले इरादे में ले गई, बल्कि आपको चौथे द्वार से गुजरने में भी मदद की, जिससे आपके ऊर्जा शरीर को आज मौजूद किसी अन्य स्थान की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके इरादे में। कैरल रुक गई और फिर मुझसे पूछा कि क्या चर्च की महिला ने मुझे समझाया था कि दूसरे ध्यान के लिए कैसे इरादा किया जाए? मुझे याद है कि उसने इसके बारे में बात की थी, लेकिन यह नहीं बताया कि दूसरे ध्यान का इरादा वास्तव में क्या है। कैरोल को एक अवधारणा के लिए तैयार किया गया था जिसका डॉन हुआन ने कभी उल्लेख नहीं किया था। आपको ये नए विचार कहाँ से मिले? मैंने पूछा, खुलकर उसकी प्रशंसा की। एक स्पष्ट स्वर में कैरोल ने मुझे आश्वासन दिया कि चर्च में महिला द्वारा इन अजीब भ्रामक चीजों में से बहुत कुछ उसे समझाया गया था। अब हम दूसरे ध्यान में डूबे हुए हैं, उसने जारी रखा। चर्च की महिला ने हमें एक सपने में ले जाया। तुम यहाँ हो और मैं टक्सन में हूँ। और फिर हम अपने सपने में फिर से सो गए। लेकिन आपको वह हिस्सा याद नहीं है, और मैं करता हूँ। दोहरी स्थिति का रहस्य। याद रखें कि महिला ने आपको क्या बताया था। दूसरा सपना दूसरे ध्यान में शुरू होता है। सपने के चौथे द्वार को पार करने का यही एकमात्र तरीका है। एक लंबे विराम के बाद, जिसके दौरान मैं एक शब्द भी नहीं कह सका, उसने कहा, मुझे लगता है कि चर्च की महिला ने वास्तव में आपको एक उपहार दिया था, भले ही आप इसे प्राप्त नहीं करना चाहते थे। उसका उपहार ये था कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ यहाँ और अब आगे बढ़ने के लिए हमारी ऊर्जा में शामिल हो गई। इसने मुझे वास्तव में उत्साहित किया। केरल के शब्द सटीक थे और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने कुछ ऐसी परिभाषा दी जिसे मैंने सोचा था कि परिभाषित करना असंभव था। भले ही मुझे नहीं पता था कि उसने वास्तव में क्या परिभाषित किया है। अगर मैं हिल सकता, तो मैं कूदकर उसे गले लगाता। वो अपनी खूबसूरत मुस्कान मुस्कुरा रही थी, जबकि मैंने दृढ़ता से उसके शब्दों के अर्थ पर विचार करना जारी रखा। मैंने एक बार फिर नोट किया कि डॉन हुआन ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा था। शायद वो नहीं जानता, कैरोल ने कहा, सहमति से, डॉन हुआन द्वारा बिल्कुल भी नाराज नहीं। मैंने उससे बहस नहीं की। मैं कुछ समय के लिए गतिहीन रहा, अपने विचारों में गहरा। तब मेरे विचार और शब्द ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उंडेल दिए गए। लोग चौक के चारों ओर घूम रहे थे, कुछ ने देखना भी बंद कर दिया। हम काफी दृष्टि रहा होगा। कैरल टिक्स ने मेरे चेहरे को चूमा और सहलाया, जबकि मैंने उसके दिमाग की स्पष्टता और मेरी बैठक के बारे में अधिक से अधिक बात की, जिसने मौत की चुनौती को फेंक दिया। जब मैं चलने में सक्षम था, तो वो मुझे चौक के पार शहर के एकमात्र होटल में ले गई। उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे पास डॉन हुआन के घर जाने के लिए अभी भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। लेकिन वहां हर कोई जानता है कि हम कहाँ हैं। वे कैसे जान सकते हैं कि हम कहाँ हैं? मैंने पूछा। नागुएल, एक चालाक पुराने जादूगर, उसने हंसते हुए जवाब दिया। वह था जिसने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको ऊर्जावान रूप से कमजोर पाता हूं, तो मुझे आपको एक होटल में ले जाना चाहिए, और शहर भर में टो में पतली को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। उसके शब्दों और उसकी विशेष मुस्कान ने मुझे इतनी राहत महसूस कराई कि मैं आनंदित अवस्था में चलता रहा। हम कोने के चारों ओर चले गए और सड़क के नीचे होटल के प्रवेश द्वार तक आधा ब्लॉक चला गया, जो चर्च के ठीक सामने स्थित था। हम फोअर के माध्यम से चले गए, सीमेंट की सीढ़ियों को दूसरी मंजिल पर सीधे कमरे में चढ़ गए। मैं पहले कभी ऐसे अमित्र होटल के कमरों में नहीं रहा। कैरल ने कहा कि मैं पहले से ही यहाँ था। हालांकि मुझे होटल या कमरे की कोई याद नहीं थी। हालांकि मैं इतना थक गया था कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैं बस बिस्तर पर नीचे गिर गया। केवल एक चीज जो मैं चाहता था, ये सो रहा है, हालांकि मैं बहुत घबरा गया था।
बहुत सारे असंबंधित छोर थे, हालांकि बाहरी रूप से सब कुछ काफी व्यवस्थित दिखता था। अचानक मुझे घबराहट और ताकत का अचानक उछाल महसूस हुआ। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने एक उपहार स्वीकार नहीं किया है जो मृत्यु को परिभाषित करता है, मैंने कहा, कोरल की ओर मुड़ते हुए। तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया? लेकिन आपने मुझे बताया कि खुद उसने विरोध किया, मेरे बगल में बैठी। आपको इस पर बहुत गर्व था। ये पहली बात थी जो आपने मुझसे कही थी जब मैंने आपको पाया था। अजीब तरह से, यह एकमात्र जवाब था जिसने मुझे संतुष्ट नहीं किया। उसने जो रिपोर्ट की वो मेरे बयान की तरह नहीं थी। मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा, मैंने कहा। मैं बस कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता था जो मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित कर दे। क्या आप कह रहे हैं कि आपको अपनी अस्वीकृति पर गर्व नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं डर के अलावा और कुछ महसूस नहीं कर सकता। मैंने अपने पैर फैलाए और अपना सिर तकिए पर रख दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली या बात करना बंद कर दिया, तो मैं तुरंत सो जाऊंगा। मैंने कैरोल को बताया कि कैसे मैंने अपने परिचित की शुरुआत में डॉन हुआन के साथ योद्धा के मार्ग का अनुसरण करने के अपने सम्मोहक उद्देश्यों के बारे में बहस की थी। उन्होंने कहा कि डर उन्हें सीधे चलने के लिए समर्थन करता है, और सबसे अधिक वह नागुअल अमूर्त भावना को खोने से डरता है। नागुएल के नुकसान की तुलना में मृत्यु कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी आवाज में ईमानदारी से जुनून के साथ कहा। नागल को खोने का मेरा डर, यह मेरे पास एकमात्र वास्तविक चीज है, क्योंकि इसके बिना मैं मृत से भी बदतर हो जाऊंगा। मैंने कैरोल को बताया कि कैसे मैंने तुरंत डॉन हुआन पर आपत्ति जताई, गर्व से कहा कि चूंकि मुझे डर नहीं पता है, अगर मुझे ऐसा रास्ता चुनना था, तो मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करने वाला बल मेरे लिए प्यार होगा। डॉन हुआन ने कहा कि जब महत्वपूर्ण क्षण आता है, तो एक योद्धा के लिए एकमात्र सार्थक राज्य भय है। चुपके से, मैंने उनके विचारों की संकीर्णता का विरोध किया। पहिया ने एक पूर्ण मोड़ दिया है, मैंने कैरोल को बताया। अब मुझे देखो, मैं आपको शपथ दिला सकता हूं कि केवल एक चीज जो मुझे पकड़ती है वो है ग्वाल पर हारने का डर। कैरल ने मुझे अजीब तरह से देखा। मैंने उससे पहले कभी ऐसा लुक नहीं देखा था। मैं अलग होने की भीख मांगती हूं, उसने धीरे से कहा। डर का मतलब प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं है। डर आपको बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ाता है, प्यार आपको समझदारी से आगे बढ़ाता है। आप क्या कह रहे हैं, कैरलटिक? क्या जादूगर अब प्यार करते हैं? उसने जवाब नहीं दिया। वो मेरे बगल में लेट गई और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम वहां रुके थे, इस अजीब दुर्गम कमरे में, पूरी तरह से मौन में एक लंबे समय के लिए। मुझे लगता है कि आप क्या महसूस करते हैं, कैरोल ने अचानक कहा। अब मैं जो महसूस करता हूं उसे महसूस करने की कोशिश करें। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन चलो इसे अंधेरे में करते हैं। कैरोल ऊपर पहुंच गया और बिस्तर पर प्रकाश स्विच फ्लिप। एक गति में, मैं सीधे बैठ गया। डर का एक झटका मुझे बिजली के झटके की तरह लगा। जैसे ही कैरल ने लाइट बंद की, रात कमरे में गिर गई। बड़ी चिंता के साथ, मैंने उससे इसके बारे में पूछा। आप अभी तक खुद नहीं हैं, उसने उत्साहजनक रूप से कहा। आपके पास भारी जब्ती थी। दूसरे ध्यान में इतनी गहराई से जाने पर, आप थोड़े से क्रम से बाहर हैं। बेशक, ये दिन का समय है, लेकिन आपकी आंखों को अभी तक कमरे में मंद रोशनी की आदत नहीं है। कमोबेश आश्वस्त, मैं फिर से लेट गया। कैरल बात करती रही, लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। मैं चादरें महसूस कर सकता था, वे असली चादरें थीं। मैंने अपने हाथों को बिस्तर पर चलाया, यह एक बिस्तर था। मैं नीचे झुका और अपनी उंगलियों से ठंडे फर्श को छुआ। मैं बिस्तर से उठा और कमरे में और बाथरूम में हर कोने की जांच की। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल। मैंने कैरल से कहा कि जब उसने लाइट बंद की, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं सपना देख रहा था। एक ब्रेक ले लो, उसने कहा। इस बकवास को रोकें, बिस्तर पर जाएं और आराम करें। मैंने खिड़की पर पर्दा खोला और सड़क पर देखा। दिन का समय था, लेकिन जब मैंने उन्हें बंद किया, तो कमरे में रात थी। कैरल ने मुझे बिस्तर पर जाने के लिए विनती की। उसे डर था कि मैं सड़क पर भाग जाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले किया था। वो उस बारे में सही थी। मैं ये देखे बिना बिस्तर पर वापस चला गया कि मैंने अपनी छोटी उंगली से किसी भी चीज की ओर इशारा करते हुए एक भी सेकंड नहीं बिताया है। यह ऐसा है जैसे यह मेरी स्मृति से मिटा दिया गया हो। इस होटल के कमरे में अंधेरा असामान्य था। उसने मुझे शांति और सद्भाव की भावनाओं से प्रेरित किया। उसने मुझे गहरी उदासी की भावना भी दी, मानव गर्मी की लालसा, समाज के लिए। मुझे टूटने से ज्यादा महसूस हुआ।
मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, ये याद रखने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह एक ऐसा काम था जिसे मैं पहले से जानता था। नहीं, जिस लालसा से मैं परिचित था वो मानव समाज के लिए नहीं थी। तब ये कुछ सार था, बल्कि उदासी जैसा कुछ था कि मैंने कुछ अनिश्चित नहीं किया। मैं खुशी के लिए अलग हो रहा हूं, मैंने कैरोल को बताया। मैं लोगों के लिए रोऊंगा। मुझे लगा कि उसे मेरा बयान मजाकिया लगेगा। मैंने इसे एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुझसे सहमत लग रही थी। उसने आह भरी। मेरी हालत अविश्वसनीय रूप से अस्थिर थी। मैंने खुद को पूरी तरह से भावनाओं के लिए छोड़ दिया। मैं अंधेरे में उसकी ओर मुड़ा और कुछ फुसफुसाया जो सामान्य रूप से मेरे लिए बिल्कुल अच्छा होगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैंने कहा। डॉन हुआन के जादूगरों के बीच इस तरह की बातचीत अकल्पनीय थी। कैरल टिक्स एक नागल महिला थी। हम दोनों के बीच प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में हम ये भी नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करते हैं। डॉन हुआन ने हमें सिखाया कि जादूगरों को ऐसी भावनाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई समय नहीं था। कैरोल ने मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे गले लगाया, और मैं उसके लिए प्यार से इतना अभिभूत था कि मैं रोया भी। आपका ऊर्जा शरीर ब्रह्मांड के चमकदार ऊर्जा तंतुओं पर आगे बढ़ रहा है, वह मेरे कान में फुसफुसाए। हम मौत को धता बताने के इरादे से उपहार में लिए जाते हैं। मेरे पास ये समझने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी कि वो किस बारे में बात कर रही थी। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या वो खुद समझ गई है कि इसका क्या मतलब है। उसने मुझे शांत किया और मेरे कान में फुसफुसाया। मैं समझता हूँ कि आपके लिए मौत की अवहेलना का उपहार इरादे के पंख थे, और उनके साथ आप और मैं एक और समय में खुद का सपना देखते हैं। आने वाले समय में मैंने उसे धक्का दिया और बैठ गया। जिस तरह से उसने इस तरह की जटिल जादुई अवधारणाओं का उच्चारण किया वह मेरे लिए परेशान करने वाला था। उसे योजनाबद्ध सोच को गंभीरता से लेने के लिए नहीं दिया गया था। हमने हमेशा आपस में मजाक किया कि उसके पास दार्शनिक कोण नहीं है। आपके साथ क्या बात है? मैंने पूछा। तुम मेरे लिए एक नई खोज हो, कैरोल। मैं एक दार्शनिक, आप डॉन हुआन की तरह आवाज करते हैं। और नहीं, वो हंसे। लेकिन यह आ रहा है। ये लुढ़क रहा है, और जब यह आखिरकार मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मेरे लिए जादूगर दार्शनिक बनना दुनिया की सबसे आसान बात होगी। आप देखेंगे, और कोई भी इसे समझा नहीं पाएगा, ये बस होगा। मेरे दिमाग में एक अलार्म घड़ी बजी। आप कैरल नहीं हैं, मैं चिल्लाया। आप कैरल के रूप में प्रच्छन्न एक मृत्यु रक्षक है, मुझे ये पता था। मेरे आरोप से हैरान कैरोल हंसे। बकवास मत करो, उसने कहा। आप कक्षा छोड़ने जा रहे हैं। मुझे पता था कि देर सबेर आप अपने भोग के आगे झुक जाएंगे। मेरा विश्वास करो, मैं कैरोल हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया है। हम दूसरे ध्यान में इरादे इकट्ठा करते हैं, जैसा कि पुरातनता के जादूगरों ने किया था। उसने मुझे काफी मना नहीं किया, लेकिन मेरे पास अपने तर्कों का बचाव करने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि मैं अपने सपने के भंवर की तरह कुछ में डुबकी लगाने लगा। मैं मुश्किल से अपने कान में कैरल की आवाज सुन सकता था। हम खुद देखेंगे। मुझे अपना इरादा दें, मुझे भविष्य में इरादा करें, भविष्य में मेरे इरादे को केंद्रित करें। बड़े प्रयास से मैंने उस विचार को तैयार किया जो गहराई से तैरता था। मेरे साथ हमेशा के लिए रहो, मेरे द्वारा बोली गई, एक रिकॉर्ड पर धीमी गति की रिकॉर्डिंग की तरह लग रहा था। उसने कुछ समझ से बाहर का जवाब दिया। मैं हंसना चाहता था, लेकिन एक बवंडर मेरे चारों ओर घूम गया। जब मैं उठा तो होटल के कमरे में कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कब से सो रहा था। मैं पूरी तरह से नुकसान में था कि कैरल को मेरे बगल में नहीं मिला। जल्दी से पैदा होने के बाद मैं उसकी तलाश के लिए फोर के पास गया। इसके अलावा मैं उस अजीब उनींदापन को दूर करना चाहता था जो अभी भी मेरे पास है। मेज पर प्रबंधक ने मुझे बताया कि कमरा किराए पर लेने वाली अमेरिकी महिला 1 मिनट पहले चली गई थी। मैं उसके साथ पकड़ने की उम्मीद में बाहर भाग गया, लेकिन वो कहीं नहीं देखा गया था। दोपहर का समय था, बादल रहित आकाश में सूरज चमक रहा था, गर्मी थी। मैं चच गया। मेरा आश्चर्य वास्तविक था, लेकिन धुंधला हो गया जब मुझे पता चला कि मैंने सपने में इन वास्तुशिल्प विवरणों को देखा था। बहुत रुचि के बिना मैंने खुद अपने शैतान के वकील की भूमिका निभाई और संदेह को दूर किया। डॉन हुआन और मैं बाहर से चर्च के पीछे देख रहे होंगे,
लेकिन मुझे वह याद नहीं था। मुझे लगा कि यह मायने नहीं रखता। मेरे कठोर सबूत मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी। वहां से मैं धीरे धीरे डॉन हुआन के घर चला गया। कैरोल की तलाश जारी रखी। मुझे यकीन था कि मैं उसे वहां पाऊंगा, कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। डॉन हुआन ने मुझे प्राप्त किया जैसे कि मैं मौत के चंगुल से लौट आया था। वो और उसके साथी बहुत उत्साह में थे, उत्सुकता से मेरी जांच कर रहे थे। तुम कहाँ थे? डॉन हुआन ने मांग की। मैं इस सारे उपद्रव का कारण नहीं समझ सका। मैंने उससे कहा कि मैंने कैरल के साथ चौक के पास होटल में रात बिताई क्योंकि मेरे पास चट से उसके घर लौटने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन वे खुद इसके बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्या कैरल ने आपको नहीं बताया कि वो मेरे साथ थी? मैंने सुस्त संदेह के साथ पूछा, और अगर मैं इतना थक नहीं गया होता तो मुझे चिंता के साथ जब्त कर लिया जाता। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मैंने डॉन हुआन की ओर रुख किया और कहा कि मुझे लगा कि उसने मुझे खोजने के लिए कैरोल को भेजा है। डॉन हुआन एक शब्द कहे बिना कमरे में ऊपर और नीचे चला गया। कैरल टिक्स सार्वजनिक रूप से नहीं थे, उन्होंने कहा, और आप 9 दिनों के लिए चले गए हैं। केवल मेरी थकान ने मुझे रेवरेंट स्टेटमेंट के सदमे से बचाया। उनकी आवाज के स्वर और दूसरों द्वारा दिखाए गए आत्मविश्वास ने साबित कर दिया कि यह सब गंभीर था। लेकिन मैं इतना दंग रह गया कि मैं कुछ नहीं कह सका। डॉन हुआन ने मुझे उन्हें विस्तार से बताने के लिए कहा कि मेरे और मौत के बीच क्या हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे बहुत याद आया और मेरी थकान के बावजूद बताने में सक्षम था। तनाव से राहत मिली जब मैंने बताया कि मेरे सपने में मेरे देखने के इरादे के बारे में महिला मेरे संवेदनहीन रोने पर कितनी हंसती है। पिनकी पॉइंटिंग विधि और भी बेहतर काम करती है, मैंने डॉन हुआन को बिना किसी आरोप के प्रयास के बताया। डॉन हुआन ने पूछा कि क्या महिला को हंसने के अलावा मेरी अर्थहीन चीख पर कोई अन्य प्रतिक्रिया थी। मुझे उसकी मस्ती और उसके शब्दों के अलावा कुछ भी याद नहीं था कि वो उससे कैसे प्यार नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, डॉन हुआन ने विरोध किया। मुझे पुराने जादूगरों के जबरदस्ती के तरीके पसंद नहीं हैं। सभी को संबोधित करते हुए मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस महिला को वास्तव में पसंद करता हूँ। वो अमर है और बिना किसी पूर्वाग्रह के, और यह कि मुझे कैरल टिक्स पसंद है जैसे मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं जो कह रहा था उसे वे स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा जैसे कि मैं अचानक पागल हो गया था। मैं और कहना चाहता था, लेकिन डॉन हुआन, यह मुझे लग रहा था, ताकि मैं अब कुछ भी बेवकूफ न कहूँ, मुझे घर से बाहर फेंक दिया और मुझे वापस होटल भेज दिया। वो मेरे साथ चला गया। होटल में वही मैनेजर था जिसकी मैंने पहले बात की थी। उसने कैरल टिक्स के हमारे विवरण को सुना, लेकिन पूर्ण निश्चितता के साथ इनकार किया कि उसने उसे या मुझे पहले कभी देखा था। उन्होंने नौकरानियों को भी बुलाया। उन्होंने उनके शब्दों की पुष्टि की। ये सब क्या मतलब हो सकता है? डॉन हुआन ने जोर से पूछा। ऐसा लगता था कि उनका सवाल खुद को संबोधित था। वो चुपचाप मुझे होटल से बाहर ले गया। आइए इस भ्रामक जगह से बाहर निकलें, उन्होंने कहा। जब हम बाहर गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इधर उधर न घूमें और सड़क के पार होटल या चर्च को न देखें, बल्कि अपने सिर को नीचे करके चलें। मैंने अपने जूतों को देखा और महसूस किया कि मैं अब कैरोल के कपड़े नहीं पहन रहा था, बल्कि अपना था। लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे याद नहीं आया कि मैंने अपने कपड़े कब बदले। मुझे पता चला कि जब मैं होटल में उठा तो यह क्या रहा होगा। जाहिर है, तब मैंने अपने कपड़े खुद पहन लिए, हालांकि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उस समय तक हम चौक पर पहुंच चुके थे। इससे पहले कि हम डॉन हुआन के घर जाने के लिए इसे पार करते, और मैंने उसे अपने कपड़ों के बारे में बताया। उसने हर शब्द को ध्यान से सुनते हुए लयबद्ध रूप से अपना सिर हिलाया। वो एक बेंच पर बैठ गया और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा कि अब से मुझे ये भूल जाना चाहिए कि चर्च की महिला और मेरे ऊर्जा शरीर के बीच दूसरे ध्यान में क्या था। होटल में कैरल टिक्स के साथ मेरी बातचीत एक हिमशैल थी। ये कल्पना करना असंभव है कि आप 9 दिनों के लिए दूसरे ध्यान में हैं, डॉन हुआन जारी रहा। 9 दिन। यह मौत की अवहेलना के लिए 1 सेकंड है, लेकिन हमारे लिए एक अनंत काल है। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझा या समझा पाता, उसने मुझे रोक दिया।
यदि आप अभी भी वो सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं जो मैंने आपको दूसरे ध्यान में सिखाया था, तो सोचें कि यह याद रखना कितना कठिन होगा कि मृत्यु रक्षक ने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको केवल जागरूकता के स्तर को बदलना सिखाया। मृत्यु को धता बताते हुए आपने ब्रह्मांडों को बदल दिया। मैं अभिभूत महसूस कर रहा था। डॉन हुआन और उनके दो साथियों ने मुझे याद करने के लिए एक अविश्वसनीय प्रयास किया जब मैंने कपड़े बदले। मैं नहीं कर सका। मेरा सिर खाली था। कोई भावना नहीं, कोई यादें नहीं। किसी तरह मैं पूरी तरह से उनके साथ नहीं था। डॉन हुआन और उनके दो साथियों का तंत्रिका तनाव अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। मैंने उसे इतना चिंतित कभी नहीं देखा। वो हमेशा मजाक कर रहा था, जैसे कि वह चाहता था कि मैं उसे बहुत गंभीरता से न लूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इस सब पर प्रकाश डालने के लिए अपने विचारों को इकट्ठा करने की फिर से कोशिश की, और फिर से मैं असफल रहा, लेकिन मैं पराजित महसूस नहीं कर रहा था। आशावाद की लहर मुझ पर बह गई। मुझे लगा कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। डॉन हुआन ने दावा किया कि वो चर्च में एक महिला के साथ मेरे सपनों के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक होटल में सोते हुए, शहर में, कैरोल किक्स के साथ सोते हुए, उसके लिए पुराने जादूगरों के सपनों की तेज चाल थी, जो केवल लोगों की कल्पनाओं को रोकते थे। डॉन हुआन ने अपने हाथ फैलाए और अंत में हमेशा की तरह मुस्कुराया। हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चर्च की महिला ने आपको दिखाया कि यह कैसे करना है। उन्होंने धीरे धीरे, विचार विमर्श के साथ कहा, यह आपके लिए एक गंभीर कार्य होगा। अर्थहीन क्रिया में अर्थ खोजें। यह एक शतरंज की बिसात पर एक उत्कृष्ट आंदोलन था, जो एक चर्च में एक महिला के रूप में एक मौत की अवहेलना द्वारा किया जाता था। उसने अपने मृत एंकरों से खुद को मुक्त करने के लिए आपके और कैरोल के ऊर्जा निकायों का उपयोग किया। उसने आपको अपनी मुफ्त ऊर्जा देने के प्रस्ताव पर पकड़ लिया। वो जो कह रहा था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यह उनके दो साथियों के लिए बहुत मायने रखता था। वे बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें संबोधित करते हुए, डॉन हुआन ने समझाया कि चर्च में मौत की अवहेलना और महिला एक ही ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं। चर्च में महिला दोनों की मजबूत और अधिक जटिल थी। कैरल टिक्स के ऊर्जा शरीर और पुराने जादूगरों की चाल का उपयोग करते हुए, उसने एक होटल में कैरल टिक्स बनाए। डॉन हुआन ने कहा कि कैरोल और महिला बैठक के दौरान किसी तरह के ऊर्जा समझौते पर आ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि डॉन हुआन पर अचानक कुछ विचार आया। वो अपने दो साथियों पर अनिश्चित रूप से देखा। उनकी आंखें नम हो गईं, उन्होंने एक दूसरे को देखा। मुझे यकीन है कि वे एक समझौते की तलाश में नहीं थे, वे अभी एक साथ कुछ समझ गए थे। हमारे सभी प्रतिबिंब बेकार हैं, डॉन हुआन ने एक समान स्वर में चुपचाप कहा। मुझे यकीन है कि कोई और काइल्टिक नहीं है। चर्च में कोई महिला नहीं है। दोनों विलीन हो गए और इरादे के पंखों पर उड़ गए। मुझे यकीन है कि भविष्य में होटल से कैरल टिकने का कारण उसकी उपस्थिति के बारे में इतना चिंतित था कि वो चर्च की एक महिला थी, जिससे आपको लगता है कि वह एक अलग योजना की कैरल टिक है, मजबूत। क्या आपको याद नहीं है कि उसने क्या कहा था? मुझ पर अपना इरादा बंद करो, मुझे भविष्य में इरादा करो। इसका क्या मतलब है, डॉन हुआन? मैंने पूछा। इसका मतलब है कि मृत्यु के रक्षक ने अपना रास्ता देखा। उसने आपको चलते हुए पकड़ा। आपका भाग्य उसका भाग्य है। आपका क्या मतलब है, डॉन हुआन? मेरा मतलब है, अगर आपको अपनी स्वतंत्रता मिलती है, तो वह भी मिल जाती है। वो ये कैसे करेगी? कैरल टिक्स के माध्यम से। लेकिन कैरल की चिंता मत करो, इससे पहले कि मैं अपनी समझ व्यक्त कर पाता, उसने कहा। वो उस पैतरेबाजी में सक्षम है और बहुत कुछ। बहुत सारी चीजें मुझ पर गिर गई हैं। मुझे ये भयानक वजन महसूस हुआ। कुछ राहत के क्षण में, मैंने डॉन हुआन से पूछा कि यह सब क्या होगा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने मुझे ऊपर और नीचे देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, डेथ डिफियर के उपहार में असीम क्लेरवोयस संभावनाएं हैं। उनमें से एक कैरल टिक्स के बारे में एक और समय में, दूसरी दुनिया में आपका सपना था। एक अधिक विशाल, असीम दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहां असंभव वास्तविक हो जाता है।
सच तो ये है कि तुम सिर्फ इन अवसरों का उपयोग नहीं कर पाओगे, बल्कि एक दिन तुम इन्हें समझ पाओगे। हम उठे और उसके घर चले गए। मेरे विचार मेरे सिर में एक पागल शकल में घूम रहे थे। वे विचार भी नहीं थे, लेकिन चित्र एक चर्च में एक महिला की यादों का मिश्रण और कैरोल एक होटल के कमरे के नींद के अंधेरे में मुझसे बात कर रहे थे। एक दो बार मैं हमेशा की तरह अपनी छवियों और अपने वर्तमान स्व की भावनाओं को केंद्रित करने में सक्षम था, लेकिन मैंने हार मान ली। मेरे पास ऐसे कार्य के लिए ऊर्जा नहीं थी। इससे पहले कि हम घर में प्रवेश करते, डॉन हुआन रुक गया और मेरी ओर मुड़ा। उसने मुझे फिर से ध्यान से जांचा, जैसे कि मेरे शरीर पर कुछ लक्षण दिख रहे हों। तब मैंने उसे सीधे मुख्य बिंदु पर निर्देशित करने के लिए बाध्य महसूस किया। मुझे यकीन था कि वो गलत था। मैं असली कैरल टिक्स के साथ होटल में था, मैंने कहा। कुछ बिंदु पर यह मुझे लग रहा था कि यह वही था जिसने मृत्यु के कारण उसे छोड़ दिया था, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद मैंने इस संदेह को खारिज कर दिया। ये कैरोल था। कुछ अजीब, समझ से बाहर तरीके से वो होटल में थी, साथ ही खुद भी। बेशक ये कैरोल था, डॉन हुआ सहमत हो गया, लेकिन कैरल नहीं जिसे हम जानते हैं। ये कैरोल सपना देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था, कैरल शुद्ध इरादे से बनाया गया। आपने चर्च में एक महिला को इस सपने को साकार करने में मदद की। उसका कौशल इस सपने को बेहद वास्तविक बनाना था। पुराने जादूगरों की कला सबसे खतरनाक चीज है। मैंने आपसे कहा था कि आपको सपने देखने में एक शाही सबक मिलेगा, है ना? आपको क्या लगता है कि कैरल टिक्स का क्या हुआ? मैंने पूछा। कैरल टिक्स चला गया है, उसने जवाब दिया, लेकिन एक दिन आपको एक नया कैरोल टिक मिलेगा, जो होटल में सपने से एक है। तुम्हारा क्या मतलब है, वो चली गई है? वो दुनिया से बाहर चला गया है, उसने जवाब दिया। मुझे अपने सौर जाल में एक राक्षसी ऐंठन महसूस हुई। मैं जाग रहा था। मेरी जागरूकता धीरे धीरे मेरे पास लौट रही थी, लेकिन मेरा अभी तक इस पर पूरा नियंत्रण नहीं था। फिर भी ये सपने के घूंघट से टूटने लगा। यह न जानने का मिश्रण था कि क्या चल रहा था और एक शारीरिक भावना थी कि कोने के आसपास कुछ असंगत था। मेरे चेहरे ने अविश्वास व्यक्त किया होगा, क्योंकि डॉन हुआन ने एक अत्याचारी स्वर में जोड़ा। यह एक सपना है। आपको पता होना चाहिए कि यह आखिरी चाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गई, डॉन हुआन? वही जगह जहां प्राचीन जादूगर गए थे। मैंने आपको बताया है कि मृत्यु रक्षक का उपहार सपने देखने की असीम संभावनाओं में निहित है। आप कुछ भी ठोस नहीं चाहते थे, इसलिए चर्च की महिला ने आपको एक अमूर्त उपहार दिया, इरादे के पंखों पर उड़ने की क्षमता।